अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती सच्ची और एक दुख भरी कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुनव्वर साहब हमारे घर के सामने रहा करते थे। उनके घर में एक बूढ़ी औरत के सिवा कोई नज़र न आता था। हैरत होती थी कि अजीब पड़ोस मिला है हमें कि जहाँ आदम ना आदमजाद, ना बच्चों का शोर और ना ही इंसानों की परछाइयाँ। सदा सकूते मर्ग तारी रहता था। हमको उस मकान में आए 6 माह होने को आए थे। हमारे गेट के ऐन सामने मुनव्वर साहब का ये भूत बंगला वाक़ था, जिसकी दीवार में एक छोटी सी खिड़की थी जो सदा बंद रहती थी। मुनव्वर साहब अपनी गाड़ी में सुबह सवेरे निकलते और दोपहर के बाद लौटते। वो 65 बरस की उम्र के बावकार और संजीदा शख्सियत के मालिक थे। अड़ोस पड़ोस से गर्ज नहीं रखते थे। अगर कोई खुद बढ़कर सलाम कर लेता तो खुशदिली से जवाब देकर आगे बढ़ जाते थे। एक रोज़ जब मैं कॉलेज जाने के लिए निकली तो बंगले की बैरूनी दरवार में नस्ब खिड़की खुली नजर आई, जिसमें लोहे की सलाखें बतौर जंगले के लगी हुई थीं। सड़क के पार करके मैं मुनव्वर साहब के बंगले की बैरूनी दीवार के साथ साथ चलने लगी, क्योंकि मेरा कॉलेज जाने को उन्हीं की सिमत से सड़क की तरफ मुड़ना होता था जहां बस स्टॉप वाक़ था। खिड़की के पास पहुंची तो कदम ठिठक कर रह गए। सलाखों के उधर 2 बड़ी बड़ी बेचैन आंखें झांक रही थीं, लेकिन उन आंखों में वहशत भरी हुई थी। सोचने लगी कि ये लड़की पागल तो नहीं लगती। सलीके से बाल संवरे हुए हैं, कपड़े भी साफ सुथरे पहने नजर आ रही थी। ये मुझे देखकर हंसी क्यों फिर? अभी सोच ही रही थी कि उसने कहा, अंदर आ जाओ, मुझसे बातें करो। मुझसे बातें करने वाला कोई नहीं है, पर गेट तो बंद है। तुम दरवाज़ा खोलोगी तो आऊँगी ना? गेट खोलो। कहने लगी, चाबी अनाबी के पास है, वही खोलेंगी, मैं कैसे खोलूं? अच्छा, अभी तो मुझे कॉलेज की देर हो रही है, फिर किसी रोज़ आ जाऊंगी तुम्हारे पास। तभी वो वहशत भरी आंखों वाली हंस पड़ी, ज़ोर ज़ोर से कह कहे लगाने लगी। फिर आंखों में आंसू लाकर कहने लगी, तुम भी बेवफा हो ना, बेवफा कहीं की। ये कहकर उसने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर एक बूढ़ी औरत आ गई और उसको कंधों से थामकर प्यार से वहाँ से हटा ले गई। या अल्लाह, ये क्या माजरा हुआ? मेरा तो जी परेशान हो गया। क्या ये लड़की पागल है या इस पर कोई आसेब वगैरह का मामला है? उस रोज़ तमाम वक्त कॉलेज में मैं परेशान रही। वापसी पर बस से उतरते ही फिर उसी तरफ आ गई जहाँ बंगला वाक़ था। खौफज़दा निगाहों से बंगले की दीवार को देखा, लेकिन खिड़की बंद थी। शुक्र किया और जल्दी से वहाँ से गुजरकर अपने घर में चली गई। कई दिन तक फिर खिड़की ना खुली, लेकिन एक रोज़ गुजरते हुए मेरी दोबारा नज़र पड़ी। लड़की फिर उन्हीं सलाखों से झांक रही थी। मुझे देखकर हंसी। बेवफा, आई भी नहीं ना मुझसे मिलने? तभी मैंने हिम्मत करके गेट पर बेल दी, मगर वो ना खुला। मैं जाने को थी कि अपने सामने सोफिया को आते पाया। मेरी तो जान में जान आ गई। सोफिया मुझे देखकर ठहर गई। बोली, यहाँ क्या देख रही हो? 2 कदम आगे जाकर मैंने सोफिया से कहा, तुमने देखा कि दीवार में नस्ब खिड़की से वो लड़की कैसे झांक रही थी? मुझे तो उसकी काली काली बड़ी बड़ी आंखों से डर ही लगता है। ऐसे लगता है जैसे पागल हो। अरे पागल ही तो है बेचारी, सोफिया ने कहा। तुम लोग यहाँ नए नए आए हो ना, तभी तुमको मालूम नहीं है। ये मुनव्वर साहब है ना, उनकी अकलौती बेटी है। अरे बहुत पढ़ी लिखी है, डॉक्टर थी। लड़की तो ज़रूर है मगर कम उम्र नहीं है। इसका चेहरा ही ऐसे है कि कम उम्र लगती है, वरना इसकी उम्र तकरीबन 34-35 बरस तो होगी। ये यहाँ से गुजरने वाले हर इंसान को बेवफा कहती है। दरअसल इसकी भी एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। पहले ये पागल नहीं थी,
پر کسی کی بے وفائی کے صدمے نے اس کا یہ حال کر دیا ہے۔ ہم تو یہاں ایک بہت طویل عرصے سے رہتے ہیں، منور صاحب ابو کے دوست بھی ہیں، تو کیا ہم گھر کے اندر جا سکتے ہیں ان کے؟ میں اس کا احوال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ کیوں نہیں، جب کہو گی تو میں لے چلوں گی، صوفیہ بولی۔ ہم تو آتے ہی رہتے ہیں، جب نبیلہ کی ماں زندہ تھی نا، ہماری والدہ ان سے ملنے جاتی تھی، تب نبیلہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ پاگل تو یہ بعد میں ہوئی ہے۔ پر یہ کیسے پاگل ہوئی ہے؟ کون سا صدمہ ملا اسے؟ تجسس کے مارے میرا برا حال تھا۔ اچھا چھٹی کے دن چلنا، میں تمہیں لے چلوں گی نبیلہ کے گھر۔ یہ ایسی پاگل نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچائے، کسی کو مارتی بھی نہیں ہے، بس اپنے آپ ہی ہنستی ہے اور آپ ہی رونے لگتی ہے، خود سے باتیں کرتی ہے۔ ہاں، اگر گیٹ کھلا رہ جائے نا تو باہر نکل جاتی ہے اور ناک کی سیدھ میں چلتی چلی جاتی ہے، راہگیروں کو روک کر ان سے باتیں کرنے لگتی ہے، کہتی ہے بے وفا ہو تم تو ہو ہی بے وفا۔ اسی وجہ سے منور صاحب نے بیٹی کو اب بھی کمرے میں رکھا ہوا ہے۔ اس بیچاری کی ماں کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ ماں کی وفادار ملازمہ نے ان کے بعد نبیلہ کی دیکھ بھال کا فریضہ ادا کیا، اور اب بھی وہی اس کے پاس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی جب یہ بہت منتیں کرتی ہے نا تو وہ بوڑھی عورت ترس کھا کر کھڑکی کا تالا کھول دیتی ہے، اور یہ تھوڑی دیر کو باہر کی دنیا میں جھانک کر سڑک سے گزرتے لوگوں کو دیکھ لیتی ہے۔ جب ان کو پکارے اور بڑبڑانے لگے تو انا بھی آ کر اس کو اندر لے جاتی ہیں۔ نبیلہ کا ذکر بڑا دردناک تھا۔ میں تو صوفیہ کی زبانی اس کی داستان سن کر افسردہ ہو گئی۔ صوفیہ کا گھر ہمارے برابر والا تھا، اور یہ یہاں عرصہ دراز سے رہائش پذیر تھے۔ اس کو ارد گرد کے تمام بنگلوں کے باسیوں کے احوال پتہ تھے۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں ایک دن صوفیہ کے پاس پھر سے گئی اور نبیلہ کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس نے مجھے نبیلہ کے بارے میں مزید بتایا کہ یہ بہت ہونہار اور پیاری لڑکی تھی، انٹرمیڈیٹ میں اعلیٰ پوزیشن لی اور میڈیکل کالج میں داخلہ ملا۔ کالج زیادہ دور نہ تھا تو وہ بہت خوش تھی کہ خوب محنت سے پڑھے گی اور ایک روز اپنی منزل پا لے گی۔ فہد نبیلہ کا کلاس فیلو تھا۔ وہ خوبرو ہر دل عزیز طالب علم تھا، مگر بہت غریب گھرانے سے تھا، اسی لیے پریشان رہا کرتا تھا۔ نبیلہ کو پہلے اس سے ہمدردی اور بعد میں اس سے محبت ہو گئی۔ اس نے فہد کی پریشانیوں کا ذکر اپنے والد سے کیا۔ انہوں نے فہد سے ملاقات کی اور فہد کو ہونہار پایا تو اس کو اپنا بیٹا سا بنا لیا۔ اس کی تعلیم کا تمام خرچہ بھی اپنے ذمہ لے لیا۔ وہ بے فکر ہو کر پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ دونوں نے ایک ساتھ ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کر لی اور پھر اسپیشلائزیشن کی خواہش ظاہر کی تو منور صاحب نے کہا کہ میرے پاس تو 2 بچوں کو بیرون ملک پڑھانے کے لیے اتنی رقم نہیں ہے۔ بیرون ملک پڑھانے کے اخراجات بہت ہوتے ہیں۔ ہاں، میں ایک کو بھیج سکتا ہوں، میری خواہش ہے کہ نبیلہ کو بھجواؤں۔ اس پر نبیلہ بولی، نہیں بابا جان، آپ میرے بجائے فہد کو بھجوا دیجئے۔ جب یہ قابل بن کر واپس آئیں گے تو اس کے بعد ان کے خرچے پر میں چلی جاؤں گی۔ نبیلہ اور فہد کی چاہت سے اس کے والد خوب واقف تھے، لہٰذا انہوں نے فہد سے کہا کہ بہتر ہے میں تم دونوں کا نکاح پڑھوا دوں، پھر تم کو باہر بھیجوا دوں گا۔ فہد اس امر پر راضی تھا کیونکہ وہ بھی نبیلہ سے چاہت رکھتا تھا۔ بس جس روز اس نے بیرون ملک جانا تھا اسی دن ان دونوں کا نکاح ہوا، اور نبیلہ پھر اس کے انتظار میں گھڑیاں گننے لگی۔ اس نے کچھ عرصہ ایک ہسپتال میں جاب بھی کی۔ کتنے سال گزر گئے، فہد کے محبت نامے آتے رہے کیونکہ ان دنوں موبائل فون نہ تھے۔ نبیلہ اپنے فہد کے خطوط کو سنبھال کر رکھتی تھی، جب دل گھبراتا نکال کر پڑھنے لگتی۔ کبھی بہت اداس ہو جاتی تو انابی سے کہتی، انابی آخر یہ وقت کیوں نہیں کٹتا؟ وہ جواب دیتی، بیٹی محبت کرنے والوں میں جدائی نہ پڑے کبھی بھی، ورنہ پھر انتظار کرنے والوں کا وقت نہیں کٹتا۔ اب فہد کے آنے میں تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے اور نبیلہ اپنے گھر کو سنوارنے میں لگی ہوئی تھی۔ اپنے دل میں بھی وہ بہاروں کی آمد کو محسوس کرنے لگی۔ پل پل جیسے خوشیاں اس کے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ ہر وقت اس انتظار میں رہتی تھی
کہ کب فہد واپس آएगा, کب उसकी रुखसती होगी और वो आखिरकार अपने पिया घर चली जाएगी. जब वो इंतज़ार में बहुत बेताब होती तो अना भी उससे कहती थी, तुम्हारा उससे निकाह हो चुका है आखिर, और निकाह का रिश्ता मजबूत होता है बेटी. तुमने बहुत इंतज़ार किया है, फहद आ जाएगा तो तुम्हारी सारी इंतज़ार की तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी और मोहब्बत का आसमान जो अब तक जुदाई के बादलों से ढका रहा है खुलकर सामने आ जाएगा. तुम्हारे इंतज़ार भरे दिन रोशन हो जाएंगे. जिन दिनों फहद को आना था उसकी बजाय उसका ख़त आ गया. उस वक्त वो बिस्तर पर लेटी तो ज़रा देर को उसकी आंख लग गई थी. फहद का ख़त बूढ़ी अनाबी ने लाकर उसको दिया. उसको जगाकर कहने लगी, बेटी सो गई हो क्या? ये देखो तो किसका ख़त आया है. फहद के तसव्वुर पर वो नींद से चौंक पड़ी और बेकरारी से ख़त ले लिया. वो बिस्तर पर अभी तक आधी नींद में और आधी जागी थी कि ख़त की पहली सतर पर नज़र पड़ते ही उसकी नींद उड़ गई और साथ ही ऐसा झटका उसके गनूदगी में डूबे हुए जहन को लगा कि अपने होशो हवास खो बैठी. ख़त में लिखा था, मैं अपनी बेगम और बेटे के साथ पाकिस्तान आ गया हूँ. अफसोस कि तुम्हारे पास नहीं आ सकता और अब मैं तुम्हें. इससे आगे फिर वो ना पढ़ सकी. उसके हाथ पांव ठंडे हो गए. वो दिन और आज का दिन नबीला फिर अपने आपे में नहीं आई. वो रोती है और हंसती है और कभी आते जाते लोगों को इल्ज़ाम देती है कि वो बेवफा हैं. कई सालों से उसकी यही कैफियत है. वालिद ने इलाज की कोशिश की मगर उसको दवा खिलानी भी मुश्किल है. उसके वालिद ने घर के अकबी कमरे में उसको रखा हुआ है. जब नबीला को दौरा पड़ता है तो अना भी उस कमरे को ताला लगा देती हैं और किसी तौर उसको फिर दवा खिला देती हैं ताकि सो जाए और सुकून आ जाए. जब मैं सोफिया के साथ उससे मिलने गई तो नबीला की नाजुक सी कलाई में हथकड़ी देखकर बेइख्तियार मेरी आंखों में आंसू भर आए और वो शाने बेनियाजी से बोली, नहीं आई थी ना, बेवफा हो ना. वो ये कहकर हंसी और मुझे रोना आ गया. यह हथकड़ी मगर उसको कोई तकलीफ़ नहीं देती थी क्योंकि वो उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी, क्योंकि उसका दिल जिस हथकड़ी की कैद में है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है और वो फहद की मोहब्बत की हथकड़ी है जो नबीला ने अज़ खुद अपने आप को डाल रखी है. वो हर कैद से आज़ाद हो सकती है मगर उस नज़र ना आने वाली जंजीर से नहीं जो मरते दम तक उसको फहद से जकड़ कर रखेगी. लोग समझते हैं कि निकाह का बंधन बहुत मजबूत होता है. होता होगा, लेकिन ये निभाने वालों के लिए ज़रूर एक मजबूत बंधन है. जो निभा ना सकें उनके लिए तो कच्चे धागे से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता. जाने क्यों समझदार होकर भी अक्सर माँ बाप ये समझते हैं कि किसी लड़के से अपनी बेटी का निकाह करके उसको बैरूने मुल्क जाने दिया जाए तो वो इस निकाह के बंधन की लाज रखेगा और वहाँ किसी दूसरी परी सूरत उसको मुतासिर ना करेगी, या वहाँ की नेशनैलिटी होल्डर से शादी करके वो अपना मफाद नहीं सोचेगा. बेशक पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती. दुनिया में जहाँ बाएतबार बेएतबार हो जाते हैं ना, वहाँ ऐसे भी बाज़मीर लोग होते हैं जो हर हाल में अपना ताल्लुक़ और रिश्ता निभाते हैं. खुद मुश्किलात को बर्दाश्त करते हैं लेकिन तमा और लालच उनको ज़ेर नहीं कर सकता और वो कड़े वक्त में काम आने वालों का कभी एहसान नहीं भुलाते. जहाँ तक मोहब्बत का ताल्लुक़ है उसके तो 100 रूप और 1000 रंग हैं. इसीलिए कहते हैं ना कि मोहब्बत अज़ली जज्बा से ही, लेकिन ये कभी कभी नाकाबिले एतबार रिश्ता भी हो सकता है. तभी तो गालिब ने कहा है कि वफ़ा कैसी, कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ना ठहरा है. तो ऐ संगे दिल, तेरा ही संगे आस्था